आपका स्वागत है। और इस सेशन में हमारे साथ खास मेहमान आने वाले हैं। जी हां, देश के कानून मंत्री, देश के आईटी और संचार मंत्री। इसीलिए हमने सोचा कि तकनीक के इस्तेमाल से हम कानून मंत्री को उनके घर से यहां पर सीधा ले आए इस तकनीक के जरिए। जी हां, अब हमारे साथ यहां पर अवतरित होंगे देश के कानून मंत्री। बहुत बहुत स्वागत आपका आईटी मंत्री जी। हमने आपको तकनीक के सहारे आज दर्शकों के सामने सीधे कॉन्क्लेव के इस मंच पर उतार दिया है। स्वागत है आपका। अंजना जी, मुझे खुशी है कि डिजिटल इंडिया सफल हो रहा है। देखिए, मैं वर्चुअली आपके पास पहुंच गया। हाँ। यही तो है डिजिटल इंडिया, यही तो है चलिए टेक्नोलॉजी। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भैया भी आप बने और कहां तकनीक देश में पहुंचा, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज ये परिस्थितियां इसलिए आई हैं रविशंकर प्रसाद जी, क्योंकि देश के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है। विश्व के सामने कहिए, कोरोना के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है। आंकड़े अभी भी बेहिसाब बढ़ रहे हैं। 7,000 के आसपास आंकड़ा बीते दिन में बढ़ा है। अब सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर लॉकडाउन 4 के बाद हम रियायतों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप आज हिंदुस्तान की स्थिति कहां पर देखते हैं रविशंकर जी? देखिए, हमारी दूसरी जीत के 1 साल पूरा होने पर आपसे चर्चा करने आया हूं। उस पर तो अलग से करूंगा। स्वाभाविक रूप से आपने सही किया कि आपने कोरोना की चर्चा की। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा अभिशाप है जिसकी कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो बस दुआ है और लॉकडाउन है। और मैं आपको एक बात आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं आपके माध्यम से अंजना जी, कि दुनिया में अगर चीन की संख्या को हम निकाल दें, आबादी को, तो दुनिया के 15 देश, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, रशिया, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, इटली, जहां पर कोरोना भयंकर रूप से आया है, इन 15 देशों की आबादी है 142 करोड़ और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब आपको अगर मैं इन दोनों जगह मृत्यु का एक आंकड़ा दूं कल शाम तक का जी, तो 142 करोड़ की आबादी के 15 देशों में लोग मरे हैं 3,57,736। ये WHO का आंकड़ा है कल शाम का। और भारत में मरे हैं 137 करोड़ के आबादी के भारत में 4,971 लोग। मृत्यु कहीं भी हो वो पीड़ादायक है। लेकिन लॉकडाउन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत, साहस दिखा करके देश को एक साथ जोड़ कर करके टीम इंडिया को अवतरित करके जो काम किया, तो उसका नतीजा सामने आया है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, इसमें 1 मिनट बस एक और कंप्लीट कर लो, फिर आपकी बात जरूर सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कि आज भारत में लगभग जो 650 प्लस डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 700, तो आज कोरोना बड़े रूप में कितनी जगह पर है? 20-25 जगह पर। मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, पुणे है, कलकत्ता है, बाकी जगहों पर है। बाकी जगह सीमित हुआ है। इसीलिए लॉकडाउन अब आगे जो होगा उसमें क्या होगा, कैसे होगा, गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ। 5 बार प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। तो उसके बाद जो भी निर्णय आएगा उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आपकी उस भूमिका पर जरा आते हैं चर्चा को आगे ले जाने के लिए रविशंकर प्रसाद जी। जब जब प्रधानमंत्री पर, आपकी पार्टी पर हमला होता है तो आप मोर्चा संभालते हैं। राहुल गांधी ने हमला किया, कहा लॉकडाउन फेल है। रविशंकर प्रसाद जी सामने आए, आपने कहा कि देश को वो भ्रमित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप मजदूरों को सीधे पैसा क्यों नहीं जेब में देते हैं। आपने कहा हम जो 20 लाख करोड़ की सहायता पैकेज के साथ आए हैं उससे ही तस्वीर बदलेगी। अब ये जो आपकी राजनीतिक भूमिका रही है, मैं जाऊंगी जरा पीछे, अनुच्छेद 370 से लेकर चाहे वो CAA हो, इन सब पर जाऊंगी। लेकिन लॉकडाउन से शुरुआत करते हुए ये एक बहुत बड़ा फैसला था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब राहुल गांधी इसको फेल कहते हैं तो फिर उनका सीधा नजर
उन मजदूरों पर है जिनकी वजह से और अर्थव्यवस्था में जो कमी आई है। अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने भी अपनी चिट्ठी में रविशंकर प्रसाद जी साफ लिखा है कि मजदूरों को और श्रमिकों को जो कष्ट हुआ है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो एक कमी रही, जो मजदूरों को दिक्कत हुई, इसकी छाप मिटाना मुश्किल होगा? देखिए, मैं राहुल गांधी की बात बाद में आऊंगा। हमारे प्रवासी मजदूरों की पीड़ा से हम सभी दुखित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो बिहार से आता हूं, वहां तो हमारे बड़ी संख्या में मजदूर गए हैं, लौटे हैं। आपका भी संबंध उस प्रदेश से है। ये एक त्रासदी है और उनकी पीड़ा के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। अब देखिए, उनके लिए 3,500 गाड़ियां की गई कि नहीं की गई, आप मुझे बताइए। आज उनके लिए 3 महीने का भोजन फ्री दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है जहां पहुंचेंगे? भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया दिया कि नहीं एनडीआरएफ फंड से कि उनके लिए व्यवस्था करें, राज्य बाकी काम करें, क्वारंटाइन करें, स्क्रीनिंग करें। आज उनके लिए मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया गया कि नहीं दिया गया? देखिए, मैं कभी नहीं कहूंगा कि लॉकडाउन सुविधाजनक है। आप 2 महीने घर में रहें, काम बंद हो जाए, तो जो पीएम ने कहा था जान है जहान है, और भारत की जान बची है, मैंने आपको आंकड़ों से बता दिया। और भारत के लोगों की अपनी भी एक मजबूत मिट्टी है। हमको लगता है कि ये पीड़ा है, लेकिन इससे रास्ता भी निकलेगा। उनकी हम स्किलिंग मैप करेंगे। अब मुझे बताएगा, मैं बिहार के डीएम लोगों से बात करता हूँ हालचाल लेने के लिए, तो मुझे बताएगा कि एक जिले में 2,000 दर्जी पहुंच गए हैं, बाकी ट्रेन लोग पहुंचे हैं। मैंने अपने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को पोस्ट ऑफिस में कहा है, तुम लोग इन सबों की पूरी स्किल मैपिंग करो। बाकी प्रदेश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे स्वीकार करता हूं अंजना जी कि एक पीड़ादायक अवसर है। हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते जी। लेकिन देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी समाज के लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? हमारे नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर के बच्चों ने, वहां के पूर्ववर्ती छात्रों ने एक प्लेन से लोगों को भेजा कि नहीं? आज वो सोनू सूद जो फिल्म एक्टर हैं, वो इसके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? आपके आज मैंने देखा अमिताभ बच्चन भी इस दिशा में सक्रिय हुए हैं, अच्छी बात है। लाखों की संख्या में लोग खाना खिला रहे हैं कि नहीं? अब ऐसे में मुझे राहुल गांधी का बस 1 मिनट जवाब देने दीजिए। उन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया, उन्होंने डॉक्टरों के लिए जो थाली बजी और घंटी बजी उसका विरोध किया। पूरी दुनिया आज डॉक्टरों के उसी मॉडल का सम्मान कर रही है। देश में दीप जला, आपने भी दिखाया था किस तरह से दिल्ली में झोपड़ियों में भी दीप जल रहा है, उसका भी विरोध किया। लेकिन मेरा राहुल गांधी से एक ही सवाल है, क्या हम एक स्वर में बात नहीं कर सकते? पॉलिटिक्स तो होगी, राजनीति होगी, चुनाव में लड़ दीजिएगा हमसे, हिम्मत तो हरा दीजिएगा हमको, 2 बार तो आप हार चुके हैं। लेकिन अंजना जी, मेरा उनसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुनते? अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में लॉकडाउन किया कि नहीं? पहले ही कर्फ्यू में लगा दिया। राजस्थान में हुआ या नहीं हुआ? महाराष्ट्र में हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने प्रधानमंत्री की बैठक के पहले ही कह दिया कि 31 मई तक हमने बढ़ा दिया। तो राहुल गांधी जी, अगर आपकी बात आपके मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? या तो आपकी बात में वजन नहीं है या गंभीरता से नहीं लेते। ठीक है, तो अभी ये बार बार ये बातें कहना, ट्वीट करना, ये मेरे ख्याल में उचित नहीं है। अभी देश को एक साथ संकल्प के साथ इस त्रासदी से लड़ना है। ठीक है। श्रद्धेय कानून मंत्री जी, ये मुद्दा कोर्ट तक भी पहुंचा और कपिल सिब्बल ने उसके बाद जिस तरह से पक्ष वकीलों की तरफ से रखा गया था, उस पर एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही सख्त टिप्पणी है अदालतों की व्यवस्था पर, हर चीज पर। वो लिखते हैं, दुखद है लेकिन सच है। उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, दुखद है लेकिन सच है कि एक लॉ ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में जब मजदूरों की त्रासदी पर बोल रहा है तो जो इमेजेस आते हैं उस पर जर्नलिस्ट को वल्चर्स, हाईकोर्ट्स पैरेलल सरकारें चला रही हैं। ये राजनीति नहीं, ये कानून है। दिस इज पॉलिटिक्स नॉट लॉ। ये उन्होंने ट्वीट किया। इस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे और जिस तरह से ये मामला कोर्ट में चला? देखिए, पहली बात, सॉलिसिटर जनरल ने एक संदर्भ रखा था, उसको ट्विस्ट न किया जाए। उन्होंने क्या कहा था? अब मैं सॉलिसिटर जनरल और कोर्ट की बहस पर अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं कानून मंत्री हूं, लेकिन जो मैंने जाना, उन्होंने कहा कि जो लोग कोर्ट में आते हैं वो ये भी तो बताएं उन्होंने खुद क्या किया है। और ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या सच्चाई नहीं है
कि ये लोग एक प्रकार से कभी कभार दबाव की भी राजनीति करते हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि भारत के एक मुख्य न्यायाधीश को इंपीचमेंट करने के लिए कार्रवाई की गई थी? क्या यह सही नहीं है कि जब उपराष्ट्रपति जी ने इंपीचमेंट के पूरे आवेदन को खारिज कर दिया तो उसके खिलाफ कांग्रेस से जुड़े लोग कोर्ट में गए थे और बाद में उसको विड्रॉ कर लिया था? ये कौन दबाव की पॉलिटिक्स कर रहा था? भारत की न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका को ईमानदारी से और आजादी से काम करने देना चाहिए, दबाव में नहीं। ये क्या होता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर जाते हैं, ऐसा निर्णय आना चाहिए, नहीं आया तो एक कैंपेन शुरू करते हैं। और जहां तक सवाल है अंजना जी, हमारी राजनीतिक विरासत क्या है, मैं चाहता हूं सबसे तेज चैनल से देश जाने। हमारी विरासत है, हमने इमरजेंसी में लड़ाई लड़ी थी, लाठी खाई थी, जेल गए थे। क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, क्या राजनाथ जी रक्षा मंत्री, क्या वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, क्या स्वर्गीय अरुण जेटली सुषमा स्वराज, क्या रविशंकर प्रसाद, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई अंडरग्राउंड संघर्ष किया, कोई जेल जाकर संघर्ष किया। 3 आजादी के लिए, आपकी आजादी, मीडिया की आजादी, इंसानों की आजादी, और तीसरा न्यायपालिका की आजादी, जब जजेस सुपरसीड हुआ करते थे। एच.आर. खन्ना की कहानी मालूम है ना आपको? और आज जो हमसे सवाल पूछते हैं, ये उनकी आज भी विरासत वही है कि इंपीचमेंट की कोशिश करते हैं, केस में कोर्ट फाइल कर, उनके खिलाफ फिर जाते हैं, केस फाइल करते हैं, उसको विड्रॉ करते हैं। तो कृपया करके अंजना जी हमें नसीहत न दें आप। हमारी प्रतिबद्धता न्यायपालिका की आजादी के लिए प्रामाणिक है और रहेगी। और जिनको राजनीति, हाँ एक बात मैं और कहूं, क्या आप ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि मीडिया को इस संदर्भ में गिद्ध की भूमिका में कहना बिल्कुल गलत है? देखिए, मीडिया को पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। हम मीडिया की आजादी का भी पूरा सम्मान करते हैं। अब उन्होंने एक संदर्भ की बात कही थी कि मीडिया को भी कैसे क्या करना चाहिए। अब उस संदर्भ को उस संदर्भ में लीजिए। मीडिया के प्रति हमारी ईमानदारी और प्रामाणिकता पर आप जरा भी शंका न करिए। देश के वरिष्ठ मंत्री से आप धकाधक सवाल पूछ रही हैं ना, या आपके इस अधिकार का श्रद्धा मना हम सम्मान करते हैं ना, यही तो मीडिया की आजादी है। कुछ लोग सवालों से भागते भी हैं, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, और यह बात बहुत गंभीरता से कहूंगा, चुनाव में हारे हुए लोग, बार बार हराए गए लोग, कोर्ट के गलियारे से देश की राजनीति को नियंत्रित नहीं करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, those who have been defeated by the people of India would not control the politics of India through the corridors of court. हाँ, प्रामाणिक पीआईएल है, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं तो खुद ही पीआईएल का समर्थक हूं। ये बात आपको विनम्रता से कहना चाहूंगा। और आज देश में जितना दबाव है, देखिए, पता नहीं आपका प्रशासन से कितना संबंध है। भारत के आईएएस, आईपीएस, बाकी पदाधिकारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, कोई उसका रंग हो, वो गरीबों को खाना खिला रही है, क्वारंटाइन कर रही है, अस्पताल ले जा रही है, ट्रेसिंग का काम हो रहा है, भारत सरकार सहयोग कर रही है। तो ऐसे में किसी को और कोई सार्थक सुझाव देना हो, पूरा स्वागत है, क्यों नहीं स्वागत करेंगे। कोर्ट पूछेगा, कोर्ट को बताया जाएगा। लेकिन कुछ लोग अगर इसके माध्यम से अपनी राजनीति चमकाएंगे तो ये उचित नहीं है। ठीक है, वर्तमान की परिस्थिति पर बातचीत करने के बाद अब मैं जरा बीते 1 साल पर और फिर आने वाले वर्ष पर जाना चाहूंगी। बीते 1 साल पर जब जाते हैं तो बहुत सारे बड़े कदम आपकी सरकार ने उठाए, जिसमें ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करना से लेकर अनुच्छेद 370 का हटना और फिर सीएए कानून का लाना। ये 3 बड़े फैसले कहे जा सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि लॉकडाउन पॉज बटन है, लेकिन मुझे तो लगता है लॉकडाउन की वजह से कहीं उस विरोध पर तो पॉज बटन नहीं लगा जो हम इन 3 फैसलों पर सरकार के बीते दिनों देख रहे थे। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे जैसे ढील होगी, एक बार फिर से परिस्थितियां विरोध की तरफ बढ़ सकती हैं, या फिर वो स्थिति नियंत्रित हो चुकी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर हो, या मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक को लेकर, या फिर सीएए को लेकर देश के कई हिस्सों में? रविशंकर जी, देखिए, विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, लेकिन आज 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर प्रामाणिकता से आगे बढ़ रहा है।
मैं अंजना जी कश्मीर गया था प्रधानमंत्री के निर्देश पर। मैं बारामूला भी गया था, श्रीनगर भी गया था, चाय भी पी थी वहां पर खुले में। और सोपोर में वहां के जो हमारे एप्पल के व्यापारी हैं, वो एप्पल की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। उन्होंने कहा हमें डिजिटाइज करिए, हम देश में और कस के काम करना चाहते हैं। ये नई चाय मैं नौजवानों से मिला, वो एक नए भविष्य की ओर देख रहे हैं। जो उन्हें सियासत परोसी गई, अब सच्चाई उनके सामने आ रही है। आतंकवादी सरहद के पार से खुराफात करेंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो रही है। लेकिन कश्मीर की आवाम का स्वर भारत के प्रति प्यार का है और कश्मीर भी भारत का अंग है। जो दूसरी बात कही 3 तलाक, उस कानून को पेश करने का और पास करने का तो मैंने ही सक्रिय भूमिका निभाई थी कानून मंत्री के रूप में जी। मैंने इस देश की खवातीनों के चेहरों पर जो खुशी के आंसू देखे हैं। और आज आपके चैनल पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक हमारी उस समाज की महिला आई थी, उसने कहा रवि जी हमारी ईद भी आज है, हमारा 15 अगस्त भी आज है। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई एम्पावरमेंट का कोई बड़ा संकेत नहीं हो सकता। जो तीसरी बात कही, हम बिल्कुल प्रामाणिकता से मानते हैं कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी की बात अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बारे में की गई थी वो सही है। भारत को उनको स्थान देना चाहिए। और एनपीआर पर भी बहुत चर्चा हुई। अभी आप प्रवासियों की बात कर रही थी अंजना जी, देश के सामने चर्चा होनी जरूरी है कि अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को ईमानदारी से काम करने दिया गया होता तो आज कितने प्रवासी मजदूर किस किस प्रदेश में हैं उनका डाटा बन गया होता कि नहीं, मुझे बताइए आप। इस डाटा को लेकर, स्किलिंग को लेकर कौन किस प्रदेश के हैं, तो ये सब तो देश हित में है और होना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मजदूरों की चूंकि आप ही ने बात छेड़ी है, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल भी सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी वापसी इन्हीं राज्यों में हो रही है। योगी जी कह रहे हैं कि वो नया कानून लाएंगे जिससे अगर दूसरे राज्य को उन श्रमिकों की जरूरत है तो उनको उस सरकार से इजाजत लेनी होगी। अब इसका अर्थ समझना होगा। इसका अर्थ ये होगा कि एक देश के ही अंदर राज्यों में एक दूसरे के इजाजत से ही कोई जा पाएगा नौकरी करने के लिए, जैसा अब विदेशों के साथ होता था। क्या आप इसके समर्थक हैं? देखिए, उस कानून का स्वरूप क्या आएगा उसके बाद विचार करना चाहिए। आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को क्यों नहीं देखती हैं अंजना जी कि हमारे उत्तर प्रदेश के या बिहार के मजदूरों का एक डाटा तो बनना चाहिए। अगर कोरोना ने इतनी बड़ी चुनौती देश के सामने की है तो क्यों नहीं उसकी चिंता की जाए कि हमारे बिहारी कोयम्बटूर में हैं कि लेह में हैं, यूपी के लोग कहाँ पर हैं, कन्याकुमारी में हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हैं, बंगाल के लोग। अच्छा, क्षमा करिए, मैंने मालूम किया है बहुत से कर्नाटक के लोग भी बाहर गए हैं, मैं मालूम करता हूँ मध्य प्रदेश के लोग भी बाहर गए हैं, संख्या कम होगी। तो भारत में जो हमारे मजदूर, और ठीक है देश एक है, कोई भी कहीं जा करके कमाई कर सकता है, इसमें कोई नहीं है। और बहुत से प्रदेशों को बनाने में इन प्रवासी मजदूरों ने बड़ा काम किया है। लेकिन जब ये चुनौती आई है तो ये बहुत ज़रूरी है उनका डेटा बने, उनका स्किल का सेट बने, कौन कहाँ से हैं, कितने हैं। मैं तो ये भी कहूँगा हर प्रदेश में समय आ गया है कि एक प्रवासी मजदूर का विभाग भी बनना चाहिए जिसका काम है कि कौन हमारे भाई कहाँ कहाँ हैं, उनकी क्या चिंता हो रही है, इसके बारे में और आग्रह करना चाहिए। आपको आज मैं बताऊं, हमारे पोस्टल विभाग ने कमाल का काम किया। 1 मिनट खाली बता दूं, वो हम लोगों ने लगभग 1,17,000 करोड़ का पैकेज भेजा, 52,000 करोड़ सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया गरीबों के इस त्रासदी में। हमारे पोस्टल विभाग ने लगभग 1,500 करोड़ रुपया गांव गांव जा करके बायोमेट्रिक से पहुंचाया, जहां बैंक भी नहीं है, बैंक मित्र भी नहीं है। तो इस तरह से देश जो एक समावेशी बढ़ने की कोशिश है चुनौती में, उसको लेकर लगता है कि आगे और प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इससे पहले कि हम आने वाले भविष्य पर और चर्चा करें, बीते 1 साल पर एक और कंक्लूसिव अगर मैं आपको मौका दूं कि आप बताएं सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या देखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में तो ये 6 साल हो गए मोदी सरकार के। रविशंकर जी, सबसे पहली बात है कि नरेंद्र मोदी जी 14 में पूरा बहुमत लेके आए 30 साल बाद। 84 में इंदिरा जी के डेथ के बाद मेजॉरिटी आई थी, भूलिए नहीं। और 19 में अपने काम के आधार पर उनको और बड़ा बहुमत मिला। शायद नेहरू जी के समय में 50-60 साल के बाद ये पहली बार हुआ है। इस बात को समझना चाहिए। और
आपने खुद चुनाव प्रचार में भाग लिया देश भर में, मोदी जी के खिलाफ कितने शर्मनाक बातें कही गई थी। जनता ने उस पर विश्वास किया और आज भी जनता उन पर विश्वास करती है। 3 बड़े काम तो मैंने बताया, बाकी बैंकों को हम लोगों ने एक साथ जोड़ा। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कोई छोटी बात है। किसानों के लिए 3 लाख करोड़ से ऊपर का, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का। और आपकी जानकारी के लिए भारत का क्या अब अवसर बनने वाला है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्योंकि आपका स्टूडियो नोएडा में है, इलेक्ट्रॉनिक विभाग में देखता हूं भारत का एक बहुत बड़ा भविष्य बनने वाला है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। हमारी सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 268 हो गई है। भारत दुनिया का 2nd बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। और हमारी उम्मीद क्या है, हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे। 50,000 करोड़ का पैकेज ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिया है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, ये सब स्टेथोस्कोप, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग मशीन, इसका असीम संभावना भारत में है। और इसके लिए हमने उसके लिए भी प्रोविजन किया है। तो चाहे वो गरीबों की बात हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे लघु उद्योग की बात हो, चाहे भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब की बात हो, ये पूरे पैकेज का जो रिफॉर्म्स हम लोगों ने किया है, एक बात खाली बोल दूं, इस निर्णय में किसानों को पूरा अधिकार दिया गया है कि अपनी उपज को वो कहीं भी बेच सकते हैं ट्रेड के आधार पर, कोई बंधन नहीं है बिचौलियों का। तो ये बहुत बड़े सब काम किए गए हैं। मुझे लगता है कि जब कोविड खत्म होगा तो भारत का समय आया है और इस चुनौती में हम अवसर बनाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, मुझे आपने चुनाव की बात की तो पटना की वो गलियां याद आ गई जहां पर आप चुनाव प्रचार कर रहे थे और हम लोग आपकी कवरेज कर रहे थे। एक आखिरी सवाल चुनाव पर होगा आने वाला, क्योंकि बिहार में चुनाव की परिस्थिति फिर से आ सकती है और वक्त आएगा ही अगर परिस्थितियां ठीक होती हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, देखिए आप कानून और आईटी और संचार मंत्री तो जरूर हैं रविशंकर जी, लेकिन आपकी नजर अर्थव्यवस्था पर भी रहती है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पूरे विश्व में हम जबरदस्त आर्थिक त्रासदी से कह लीजिए उससे गुजर रहे हैं और आने वाले वक्त में उसका क्या परिणाम होगा, किस स्वरूप में होगा, इससे हर कोई भयभीत है। लेकिन विपक्ष का कहना है और खास तौर पर राहुल गांधी ने कहा 7,500 गरीबों के खाते में सीधे दीजिए, सोनिया गांधी ने कहा है बीते दिन 10,000 दीजिए, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कई चिट्ठियां लिखी हैं। इन सब पर आपकी टिप्पणी, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ देश आगे बढ़ रहा है उसमें आप कान मतलब दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं, आप सीधे नहीं पकड़ रहे नाक को, मतलब आप लोन के लिए इजी रख रहे हैं आप टर्म्स, लेकिन आप सीधा पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि ये वो वक्त है जब लोगों को दाल रोटी के लिए शायद सीधा पैसा चाहिए। कई ऐसे हैं श्रमिक जो भूखमरी की कगार पर है। रविशंकर जी, पहली बात तो मैं कह दूं कि राहुल गांधी का मैंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया था। अब आपने सोनिया गांधी की बात मुझसे पूछ ली, प्रियंका जी भी बोल रही हैं, तो क्या परिवार का कोई और बोलेगा तभी मुझे जवाब देना चाहिए क्या? अब एक ही बात को बार बार कितना कहा जाए? कांग्रेस का कोई और नेता भी बोले तो अच्छा लगेगा हमें जवाब देने में। प्रियंका जी के लिए जवाब के लिए सोनिया जी के लिए यूपी की सरकार पर्याप्त है। लेकिन आपने बात कही तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस पैकेज में 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपये गए या नहीं गए। इस पैकेज में 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का मुफ्त राशन मिला या नहीं मिला, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल। अभी सारे प्रवासियों के लिए 3 महीने का मुफ्त राशन है या नहीं है। मनरेगा का उनकी राशि बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई गई है। 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, आप मुझे बताइए। किसानों की बात मैंने बता दी, सारे हमारे किसान मानधन में आप ये बताइए कि हजारों करोड़ रुपए गए कि नहीं गए उनके अकाउंट में जो हम दिया करते थे, और उसको एक्सपेडाइट किया है। सारे किसानों के ऋण वसूली को 3 मंथ के लिए रोका या नहीं रोका है। तो ये सब काम तो हमने किया है और जो भी काम करने की जरूरत होगी करेंगे। लेकिन हम बार बार उनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं 7,000 दो, माता जी ने कहा है 10,000 दो। तो ये पारिवारिक कंपटीशन में मुझे नहीं पड़ना है जी। हमें गरीबों के आंसू पोंछने हैं और वो आंसू हम पोंछने का पूरा काम कर रहे हैं। खाली मुझे आप एक लाइन बोलने दीजिए कि डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने 37 करोड़ जनधन अकाउंट, 121 करोड़ मोबाइल फोन और 126 करोड़ आधार को जोड़ा और गरीबों की राशन की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी उनके अकाउंट में भेजना शुरू किया। अंजना जी,
हम लोगों ने पिछले 5-6 वर्षों में 11 लाख करोड़ रुपया भेजा है और कितना बचाया? 1,70,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते थे, फिक्टिशियस लोग, वो हटे हैं, ईमानदार भारत बना है। और उसी तर्ज पर लगभग 53,000 करोड़ रुपया हमने गरीबों के बैंक अकाउंट में कोविड में भेजा है। तो ये तो हम काम कर रहे हैं, आगे और करेंगे। जी, जी। लेकिन क्षमा करिएगा, जिस तरह से पहले कुछ पैसा दे दो फिर कट ले लो बाकी करो, ये जो 50 साल की कांग्रेस की राजनीति रही है, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। ये मैं बहुत विनम्रता से, और हाँ, बाकी प्रदेश सरकारें भी कर रही हैं। हाँ। योगी जी ने कितना किया है, बिहार सरकार ने कितना किया है, बाकी सरकारें भी कर रही हैं, करने दीजिए उनको। आखिरी सवाल। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, एक मिनट, राहुल गांधी सोनिया जी की बात पर पंजाब ने और राजस्थान ने कितना दिया है मजदूरों के अकाउंट में? 7,000 दिया है क्या? 10,000 दिया है क्या? तो मैं यही कहूंगा, सोनिया जी पहले अपने प्रदेश के तो मुख्यमंत्रियों से कहिए कि वो जमा कर दें, तो हमसे सवाल पूछिए। ठीक है, आखिरी सवाल सर, और वो सवाल, अब 1 साल खत्म हुए, लेकिन जिस तरह से आप लोग इलेक्शंस को बहुत महत्व देते हैं एक पार्टी के तौर पर, बिहार चुनाव भी आ सकते हैं, पटना की गलियों की खाक चानी मारी आपने, और पिछली बार पहली बार चुनाव में आप मैदान में उतरे और जीते। पटना और बिहार का चुनाव, क्या आपको लगता है इस लॉकडाउन, कोविड और इस सब का असर उस पर भी आप देखते हैं? उसकी आप क्या इस वक्त रूपरेखा देखते हैं? एक छोटा सा जवाब सा। आपने मेरे पटना के लोकसभा चुनाव की बात कही तो मैंने आपको एक गली में चाय की दुकान पर बैठा के चाय पिलाया था, मैंने भी पिया था, याद है ना, बिरला मंदिर के बगल में। जी सर। तो वो भी मैंने आपको मैंने जमीन पर उतारा था अपने साथ। हाँ, तो मुझे वो दिन भी याद है आपके साथ, और बड़ी उसकी सुखद याद है। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद कि मैं जीता। अब देखिए, जहां तक बिहार के चुनाव की बात है, चुनाव तो नवंबर में होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में अपनी गति से होगा। अब इसमें चुनाव आयोग तय करेगा, बाकी बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की चिंता करनी पड़ेगी। मेरा अनुमान है कि चुनाव अपने समय पर ही होगा और होना चाहिए, लेकिन बाकी इसको चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी का अवसर अंजना जी कोरोना से लड़ने का है, गरीबों के आंसू पोंछने का है, वो काम होने दीजिए। हम लोग सब लोग मिलकर करें, आपका चैनल भी करे, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो तब चुनाव की बात करें तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ कानून, आईटी, संचार मंत्री जुड़े हुए थे एजेंडा आज तक के इस कॉन्क्लेव में, जिन्होंने हर मुद्दे पर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर नवंबर में जैसे चुनाव की तारीख है उस पर चुनाव आयोग ही फैसला लेगा। फिलहाल ये वक्त है जब पूरे देश को एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपने आप को स्थापित करना है। राजनीति से लेकर हर मुद्दे पर एजेंडा के इस मंच में हमारे साथ आईटी, संचार मंत्री, और बड़े ही अलग दिलचस्प अंदाज में आपने उनको देखा, तकनीक से वो हमारे स्टूडियो में पहुंचे, जबकि वो दिल्ली में अपने घर में इस वक्त मौजूद हैं और हम नोएडा के अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है तकनीक के सहारे। तो एजेंडा कॉन्क्लेव के इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद आपका रविशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।